हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया, वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया। 15 अगस्त 1947, 200 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत की आजादी का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन दो हिस्सों में बंटकर भारत और पाकिस्तान। एक तरफ लाखों भारतीय बंटवारे के इस जलती आग और सांप्रदायिक दंगों में अपने घर, रातों रात अपना देश और अपने लोगों को खो चुके थे, वहीं दूसरी तरफ भारत 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था, जहां के राजा पाकिस्तान के साथ भी जुड़ सकते थे और अपना अलग राष्ट्र भी घोषित कर सकते थे। मगर तभी कहानी में एंट्री हुई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने देश की बिखरी हुई रियासतों को मोतियों की तरह एक धागे में पिरोकर भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार कर दिया। कहा जाता है कि पटेल अगर ना होते तो भारत नहीं बन पाता। शायद जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान से हाथ मिला लेता, हैदराबाद एक अलग इस्लामिक देश बन चुका होता जो भारत के बीचों बीच जहर की तरह पलता रहता, और कश्मीर तो शायद पूरी तरह से पाकिस्तान के कब्जे में होता। लेकिन कहा जाता है कि इतना ही नहीं, भारत का अभिन्न हिस्सा माने जाने वाले शहर भोपाल, जोधपुर, इंदौर, ग्वालियर, त्वाणकोर शायद देश का हिस्सा होते ही, और इसी डरावने सपने को हकीकत बनाने से रोका सरदार पटेल। लेकिन उन्होंने कैसे हैदराबाद और जोधपुर का भारत में विलय करवाया, कैसे भारत के सिर का ताज कहे जाने वाले कश्मीर को हाथ से फिसलने नहीं दिया, कैसे एक प्लेन क्रैश में पटेल ने मौत को मात दे दी थी, और कैसे थे उनके जिंदगी के आखिरी पल, जानेंगे ऐसी ही कई अनसुने अनकहे किस्से और सुनेंगे सरदार पटेल के वो दुर्लभ भाषण जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। 3 जुलाई 1947 वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त के दिन भारत को आजाद करने का ऐलान कर दिया। उस दिन पूरे देश में जश्न का माहौल था, लेकिन दिल्ली की सत्ता के गलियारों में सरदार पटेल एक और लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। वो थी भारत को एक राष्ट्र बनाने की लड़ाई। ब्रिटिशों ने जाते जाते एक बड़ा बम फोड़ा था। 565 रियासतों को छूट दे दी गई थी कि वो चाहे तो भारत में मिले या पाकिस्तान से जुड़े या खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दे। यानी अंग्रेज तो चले गए, लेकिन एक ऐसा सिस्टम छोड़ गए जिससे भारत सैकड़ों टुकड़ों में बंट सकता था। लेकिन फिर सरदार पटेल आ गया और उन्होंने हर रियासत के राजा को व्यक्तिगत तौर पर चिट्ठियां लिखी, मिले, समझाया, चेताया और जरूरत पड़ी तो दबाव भी बनाया। इसमें उनका साथ दिया वीपी मेनन ने। इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर एक समझौता भी तैयार किया जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसके तहत राजा भारत में अपनी रियासत का विलय कर देंगे, बदले में भारत सरकार उन्हें कुछ विशेषाधिकार और एक सालाना रकम देगी जिसे कहा गया प्रिवी पर्स, जिसे हम ग्रांट कह सकते हैं, या बिना काम की पेंशन, जिस पर कोई टैक्स भी नहीं लगने वाली थी, जिससे राजा भी खुश थे और प्रजा भी, क्योंकि प्रजा अब राजाओं के शासन में नहीं रहना चाहती थी। इस तरह पटेल ने चमत्कार कर दिया और महज कुछ महीनों में 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिला दिया। मगर 4 रियासतें सरदर्द बनी हुई, जूनागढ़, हैदराबाद, जोधपुर और कश्मीर। जूनागढ़ का शासक एक मुस्लिम नवाब था जिसकी 80% जनता हिंदू। आजादी के तुरंत बाद उसने चुपचाप पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। जैसे ही ये खबर फैली, गुजरात में जन आंदोलन भड़क उठा और पटेल ने तुरंत जनमत संग्रह यानी पब्लिक वोटिंग करवाई। नतीजा साफ था, जनता ने भारत में विलय का समर्थन किया और नवाब मोहम्मद महाबत खान जी तृतीय अपनी बेबियों, खजाने और कुत्ते के साथ एक जहाज में बैठकर कराची, पाकिस्तान भाग निकला। उस वक्त पटेल ने पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री मोहम्मद जफरुल्लाह खान को उनकी हैसियत दिखाते हुए कहा, आपने ही जूनागढ़ के नवाब को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए भड़काया था ना, यूनाइटेड नेशंस में जाओ या दुनिया पार जाओ, कुछ होने वाला नहीं। आप भी सुनिए। मैं इधर आया तो आज अखबार में मैंने देखा लंबी चौड़ी बयान दिया जफरुल्लाह साहब ने, उसमें जूनागढ़ को भी डाल दिया। जूनागढ़ को सलाह जफरुल्लाह साहब ने दिया था कि हाँ तुम पाकिस्तान में शरीक हो जाओ, वो ठीक है, तो उसका जूनागढ़ का नवाब को भोगना पड़ता है, कोई जफरुल्लाह साहब को भोगना नहीं पड़ता है। ये तो खाली बातों है। जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। तो यूनो में जाओ, दुनिया पार जाओ, उसमें कोई चीज नहीं बन सकती, ये तो हो गई बात।
वहीं उन्होंने जूनागढ़ के आखिरी राजा मोहम्मद महबत खान जी तृतीय की फिरकी लेते हुए कहा कि कश्मीर और जूनागढ़ का मामला अलग है, क्योंकि जूनागढ़ का जो नवाब ही कराची भाग गया। कश्मीर का मामला तो अलग है, जूनागढ़ का मामला अलग है। जूनागढ़ यूनो के पास जा नहीं सकता, क्योंकि गढ़ में एक मक्खी भी मारनी नहीं पड़ी, किसी के ऊपर कोई हथियार चलाना ही नहीं पड़ा, फिर क्या रहा। और खुद दीवान ने खुद आके कहा कि मेहरबानी करके हमारी हुकूमत ले लो, हम नहीं चला सकते, और नवाब वहां उठ के भाग के कराची जाकर बैठ गया। फिर जूनागढ़ की बात क्या करते। आगे उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को लेकर कहा, जैसे जूनागढ़ में लोकमत हुआ, हैदराबाद में हुआ, वैसे कश्मीर में भी हुआ करो, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन चलिए आगे आप उनकी कठोर आवाज में ही सुनिए। यदि कश्मीर में जो चलता है इस तरह से चलता रहे तो फिर लोकमत करने की क्या जरूरत। हम लड़ाई करके कश्मीर को ले ले तो फिर लोकमत की जगह कहाँ रही। तो हम तो कहते हैं कि आज भी प्लेबिसाइट से करो, लोकमत लेके करो, लेकिन हमारे पास आकर हमारा सिपाही मरते रहे, हमारा पैसा खर्च करना पड़े और हमारे गांव के गांव जलाए जाए और वहां हिंदू और सिखों को तबाह किया जाए, तो फिर आकर लोकमत का रहा। फिर तो आकर हम बंदूक से ही लेना हो तो लेंगे, और क्या करेंगे, दूसरी तरह से नहीं हो सकता है। नहीं, लेकिन हमने एक बात साफ की कि कश्मीर की एक तसु जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है, कभी नहीं छोड़ेंगे। हैदराबाद की कहानी और भी खतरनाक थी। वहाँ का निजाम खुद को भारत के ऊपर समझता था। वो पाकिस्तान से गुप्त रूप से मदद ले रहा था और एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र की घोषणा करना चाहता। वहाँ रजाकार नाम का उग्र संगठन हिंदुओं पर जुल्म कर रहा था। पटेल ने जब ये देखा तो उन्होंने ऑपरेशन पोलो लॉन्च कर दिया। भारतीय सेना 4 दिन में हैदराबाद में घुसी और निजाम को घुटनों पर ला दिया, जिसके बाद हैदराबाद भी अखंड भारत का हिस्सा बना। फिर बारी आई कश्मीर की। वहाँ के महाराजा हरि सिंह खुद को भारत पाकिस्तान दोनों से अलग रखना चाहे, लेकिन पाकिस्तान ने कबायली लुटेरों के वेश में हमला कर दिया। नरसंहार शुरू हो गया। महाराज ने भारत से मदद मांगी, लेकिन पटेल ने कहा पहले भारत में विलय पर दस्तखत कीजिए, फिर सेना भेजेंगे। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का हिस्सा बना और पटेल ने श्रीनगर में सेना भिजवाकर वहां कब्जा रोक दिया। और यहीं एक मोड़ आया जब नेहरू ने बिना पटेल की सलाह लिए कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का फैसला कर लिया। पटेल को बहुत दुख, और उन्होंने बाद में कहा, ये अगर मामला मेरे हाथ में होता तो पीओके जैसा कुछ भी नहीं होता। भारत जैसे तैसे अंग्रेजी गुलामी से आजाद हुआ था, लेकिन पाकिस्तान अपनी साजिशें थामने का नाम नहीं ले रहा। कबायली हमले, कश्मीर पर कब्जा, रियासतों को भड़काने की साजिशें, सब चालें जारी थी। ऐसे में सरदार पटेल को साफ समझ आ गया था कि अब ये मुल्क ना तो दोस्त बनने के लायक है और ना ही भारत का भरोसेमंद पड़ोसी। उन्होंने खुलकर पाकिस्तान की नीति की आलोचना शुरू कर दी। एक बार उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना पर तीखा व्यंग करते हुए कहा, लोग कहते हैं पाकिस्तान और भारत फिर एक हो जाए। मैं कहता हूं कि मेहरबानी करके ऐसी बात मत करो। पाकिस्तान जब स्वर्ग बन जाएगा हमको उसकी हवा लगेगी, ठीक है। कोई कहते हैं कि हम आकर पाकिस्तान और हम एक हो जाए। मैं कहता हूं उससे मेहरबानी करके ऐसी बात न करो, वहां बैठे रहने दो। उससे बहुत नुकसान है, वहां बैठे रहने दो, करने दो उनको, पाकिस्तान अच्छा बनाने दो। पाकिस्तान जब स्वर्ग बन जाएगा हमको उसकी ठंडी हवा लगेगी, ठीक है। तो आप लोग क्यों ऐसा कहते हो, उनको शंका पैदा होती है, ऐसी बात हम क्यों करें। मजबूत बनाओ, तगड़ा बनाओ, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मजबूत होता तो बहुत अच्छी बात है, तो हमको कोई नुकसान नहीं है। आगे उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान का कोई बुरा नहीं चाहते, क्योंकि हमने तो वो आपको राजी खुशी दे दिया, लेकिन हमारी आंख में धूल फेंकने के लिए कोई आवे तो हम कहते हैं कि इस तरह से हम नहीं चलने देंगे, ये काम नहीं चलेगा। हमारा हिंदुस्तान बाकी का है, उसको छोड़ दो, बाकी हिंदुस्तान को उनका काम करने दो, उसमें आप दखल न दो, तो हम आपके काम में दखल नहीं देंगे। तो आप देख लीजिए। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सरदार पटेल पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, और इसका जिक्र खुद पटेल ने एक भाषण में किया था कि आपको यदि 500 करोड़ रुपया चाहिए और इतना हिस्सा हमारा चाहिए तो हम देने के लिए, आपका हक हो न हो, ज्यादा हम देने के लिए भी तैयार है। लेकिन मैंने लिख के दिया था कि यदि ये रुपये से गोली चलानी हो कश्मीर में तो हम इस तरह से रुपया नहीं देंगे। तो कश्मीर का फैसला हो जाए, उस रोज पैसा ले जाओ तुम्हारा। इसी बीच कहानी में एक और ट्विस्ट आया, जो था जोधपुर। दरअसल जिन्ना को भोपाल के नवाब से यह आश्वासन मिला था कि वो अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान में करें। सरदार पटेल के शब्दों में कराची, जोधपुर और भोपाल को मिलाकर जिन्ना भारत के दिल में एक खंजर
उतार देना चाहते थे। अब जोधपुर के महाराजा और सरदार पटेल अच्छे दोस्त थे और वो भारत में ही विलय करना चाहते थे, लेकिन आजादी से 2 महीने पहले ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद 24 वर्ष के हनवंत सिंह जोधपुर के महाराज बने, जिनका फायदा उठाया जिन्ना ने। वो जोधपुर के महाराज को आर्थिक मदद, कराची पोर्ट का इस्तेमाल, हथियारों की सप्लाई और ना जाने कितने वादे करने लगे ताकि वो पाकिस्तान में मिल जाए। जब पटेल को इस बारे में पता चला तो उन्होंने हनवंत सिंह को सख्त अंदाज में समझाया, अगर आप पाकिस्तान के साथ जाते हैं तो आपकी रियासत की जनता का क्या हो, और जब कभी युद्ध की नौबत आएगी तो पाकिस्तान आपको पहले कुचल देगा। पटेल ने सिर्फ डर नहीं दिखाया, बल्कि जिन्ना जितने बेनिफिट ऑफर कर रहा था उससे ज्यादा फायदे बताए, और इस तरह जोधपुर भारत का अंग बन गया। दोस्तों, बंटवारे के 1 साल बाद पटेल ने कलकत्ता में एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का साथ देने वाले मुस्लिम्स को कुछ कड़े शब्द कह दिए, और उनका ये बयान खूब विवादों का कारण बना था। आप भी सुनिए। हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं, वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया, लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया, वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उन्हें भारत की मुस्लिम जनता से कोई बैर या दुश्मनी हो। वो सिर्फ इस बात के लिए दुखी थे कि उन्हें खुद भारत छोड़कर पाकिस्तान क्यों जाना है। और 12 फरवरी 1949 के दिन उन्होंने अपनी एक ऐतिहासिक स्पीच में देश के हर धर्म के लोगों को मिलजुल कर रहने के लिए कहा। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको मिल के भाई भाई की तरह के रहना है। एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा, और इस तरह से नहीं करना है। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है। आगे उन्होंने कहा, हम एक खुदा की औलाद हैं, एक ईश्वर की प्रजा है, इस प्रकार हमें रहना चाहिए। जैसे सर्व धर्म का सार सर्व मजहब के लोग थे, एक है, और सब कौम के, सब जात के कोई फर्क न रखे, और कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, और सभी एक समान है। ऊंच क्या और नीच का, पवित्र क्या अपवित्र क्या। पवित्र तो वही होता है कि जो अपना पवित्र जीवन रखता है, अपवित्र वही है कि जो ख्याल अपवित्र रखता है, अपना जीवन अपवित्र रखता है। तो न कोई हमारे में न कोई स्पृश्य होना चाहिए, न अस्पृश्य होना चाहिए, सभी एक समान है। वहीं उन्होंने नौजवानों को झगड़े और टंटे छोड़कर मेहनत करके भारत को आगे बढ़ाने की सलाह दी। कोई भी झगड़ा का काम हो, फिसाद का काम हो, टंटा का काम हो, छोड़ देना। 5 साल काम कर लो, और हम लोग तो अब जरीफ हुए, बुढ़े हुए, हमारा काम तो एक गुलामी में से छोड़ाना था, वो तो पूरा हो गया। लेकिन उठाने के लिए नौजवान तैयार न हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये नहीं है कि हमारे नौजवानों में दिमाग नहीं है, दिमाग तो बहुत है, तेज है, ज्यादा तेज हो गया, उसी मुसीबत होती है। जितना हो जाए ये तेज, इससे ज्यादा हो जाए। तो हर चीज में हम एक प्रकार की सबकी गलती निकालने का हमारा दिमाग आगे चलता है। तो एक क्रिटिकल दृष्टि हमने बनाई है कि हर चीज की चेष्टा करनी, टीका करनी, टिप्पण करना है उसके पर, लेकिन हमें प्रैक्टिकल चीज, कोई व्यवहारू चीज करनी हो तो फिर किताब देखते हैं, किताब में क्या लिखा है, उससे काम नहीं हो, वो तो हाथ पर चलाने की बात है। चलिए अब जानते हैं उस किस्से के बारे में जब पटेल ने मौत को भी मात दे दी। बात है 29 मार्च 1949 की, जब ऑल इंडिया रेडियो ने रात के 9 बजे अपने बुलेटिन में खबर दी कि सरदार पटेल को दिल्ली से जयपुर ले जा रहे हवाई जहाज से संपर्क टूट गया है। पूरे देश में चिंता की लहर दौड़ उठी। दरअसल उसी शाम 5:30 बजे पटेल ने दिल्ली के पास पालम हवाई अड्डे से जयपुर के लिए उड़ान भरी थी। इस दौरान उनके साथ बेटी मणिबेन, महाराजा जयपुर और सचिव वी शंकर थे। 158 किलोमीटर के इस सफर को करीब 1 घंटे में पूरा हो जाना था, लेकिन उड़ान भरने के 28 मिनट बाद ही प्लेन का एक इंजन खराब हो जाए और फिर रेडियो भी काम करना बंद कर देता है और जहाज बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। तभी पायलट जयपुर से 30 मील उत्तर में क्रैश लैंडिंग का फैसला करते हैं। पटेल की दिल की हालत बेहद कमजोर थी, इसलिए ऐसी परिस्थिति में उन्हें दौरा तक पड़ सकता था। क्रैश लैंडिंग से फ्यूल टैंक ब्लास्ट भी हो सकता था, इसलिए
पायलट ने सभी यात्रियों को जमीन पर पहुंचते ही जहाज की छत पर बने इमरजेंसी डोर से बाहर निकलने की सलाह दी और धीरे धीरे जहाज को नीचे उतारना शुरू किया। और कुछ ही देर में पटेल का जहाज जमीन से टकरा गया, लेकिन खुशकिस्मती से उसमें ब्लास्ट नहीं हुआ। पास के गांव वालों को जब पता चला कि जहाज में सरदार पटेल थे जिन्होंने उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बचाया था, तभी वो तुरंत पानी और दूध लेकर पटेल के पास दौड़े चले। फिर गाड़ी का बंदोबस्त किया गया और करीब 11 बजे पटेल जयपुर पहुंचे। पंडित नेहरू को खबर पहुंचाई गई और 31 मार्च के दिन वो जब दिल्ली वापस आए तो बड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया। मित्रों, इस हवाई दुर्घटना में तो पटेल की जान बच गई, लेकिन समय के साथ उनकी सेहत बिगड़ती जा रही। नवंबर 1950 में कुछ दिनों तक उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी हुई थी कि उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया। वो कई दिनों तक कुछ नहीं बोले। तभी डॉक्टर्स ने उन्हें दिल्ली से बंबई ले जाने का निर्णय किया ताकि उन्हें दिल्ली की सर्दी से बचाया जा सके। 12 दिसंबर को उन्हें वेलिंगटन एयर स्ट्रिप पर ले जाया गया, जहां राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी और घनश्याम बिरला से मुस्कुराते हुए विदा लेकर पटेल 4.5 घंटों की उड़ान भरते हुए दिल्ली से मुंबई तक का सफर कर, जिसके 3 दिन बाद 15 दिसंबर की दोपहर 3 बजे पटेल को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गए। 4 घंटे बाद उन्हें थोड़ा होश आया। उन्होंने पानी मांगा। मणिबेन ने उन्हें गंगा जल में शहद मिलाकर चम्मच से पिलाया। 9:37 पर सरदार पटेल ने अंतिम सांस ली और उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनके सबसे अच्छे दोस्त कहे जाने वाले नेहरू, राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद तीनों की आंखों में आंसू थे। देश भर में मातम छा गया, लेकिन फिर भी जनता ने पटेल को वो विदाई नहीं दी जैसी विदाई गांधी को मिली और जिसके पटेल हकदार। सरदार पटेल भारत की आजादी का वो अध्याय हैं जिनके बिना हम अखंड भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते। वहीं आजाद भारत को महान बनाने की काबिल बनाने की गांधी, पटेल और नेहरू की त्रिमूर्ति बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मगर विडंबना तो यह है कि हमारा शासन तंत्र भारतीय इतिहास में गांधी और नेहरू के योगदान को तो स्वीकार करता है, लेकिन पटेल की तारीफ करने में कंजूसी कर जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण इतिहास की किताबों से ही है। जैसे कि मशहूर किताब द आइडिया ऑफ इंडिया में नेहरू का जिक्र 65 बार, जबकि पटेल का जिक्र सिर्फ 8 बार किया गया। इसी तरह रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी में पटेल को 48 बार जिक्र मिला और नेहरू का जिक्र 4 गुना अधिक 185 बार किया गया है। हालांकि इसके बावजूद पंडित नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू की नजर में पटेल एक हीरो थे, वो भी आजादी के 20 साल पहले। जी हाँ, 1928 में बारदोली आंदोलन के बाद मोतीलाल नेहरू ने गांधी को पत्र लिखा। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समय के हीरो वल्लभ भाई हैं। हमें उनके लिए कम से कम इतना तो कर ही देना चाहिए कि उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दे। अगर किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं होता तो जवाहर हमारी दूसरी पसंद होने चाहिए। उस दौर से ही पटेल हमेशा साए की तरह अपने मित्र महात्मा गांधी के साथ रहे और कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन जब देश के पहले प्रधानमंत्री को चुनने की बारी आई तो गांधी ने पटेल की जगह नेहरू को चुना, जिससे वो काफी आहत हुए। लेकिन क्रोध दिखाने के बजाय उन्होंने 550 से अधिक रजवाड़ों को जोड़कर अखंड भारत बनाने का बीड़ा उठा लिया और जिसकी बदौलत आज हम सभी भारतीय कहलाते हैं। तो दोस्तों, अगर सरदार पटेल आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते तो क्या पटेल उसी वक्त हैदराबाद और जूनागढ़ की तरह कश्मीर का भी फैसला कर लेते और आज पीओके होता ही नहीं, या फिर वो कश्मीर को ही छोड़ देते? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स को जरूर करवा दीजिए और भारत के महान इतिहास से जुड़े ऐसे ही किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।